बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 अगस्त अहम तरीन नाज़रीन, अमेरिका ने कल कहा था कि काबुल एयरपोर्ट में धमाका होगा और आज उनकी इतला के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए जिसमें 13 अफराद हलाक हो गए, जिस पर तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका अपनी फ़ौज की मौजूदगी का वक्त 31 अगस्त की बजाय बढ़ाना चाहता है और ये धमाके दैश के ज़रिए करवाए गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका 40 साल तक वहाँ अमन कायम नहीं कर सका। अब जबकि एयरपोर्ट का इंतज़ाम मुकम्मल अमेरिकन आर्मी के पास था, वहाँ पर धमाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिकन फ़ौज की थी। एक तरफ तो इसे अफ़गानिस्तान के तर्जमान ने वादिया तौर पर कहा है 31 अगस्त को जो अमेरिका ने कमिटमेंट की थी, बार बार हमसे वादा कर रहा था कि टाइम एक्सटेंड करे। हमने कहा था दोहा मुआहदा के तहत कमिटमेंट भी नहीं एक्सटेंड होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस धमाके के पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं और जान के धमाका करवाया गया है। इस धमाके में तालिबान के मुताबिक एक दहशतगर्द भी पकड़ा गया है और उसने गैर मुल्की ताकत हमसाया मुल्क एक भारत की तरफ इशारे किए हैं। ताहम उन्होंने कहा इसमें मुकम्मल तफसीलात तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। तुर्क वजारत दफा की तरफ से बयान आया है कि 2 खुदकश हमले हुए हैं, 2 खुदकश हमले हुए हैं और ये हमले वहाँ हुए हैं जहाँ काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन फ़ौज के 3000 से ज़ायद कमांडो तैनात है और उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि वो बम को फ्यूज़ कर सकते हैं 2 किलोमीटर तक। तो फिर खुदकश हमलावर वहाँ पहुँचे कैसे? और अगर उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था बारूद फ्यूज़ करने का, तो ये सवाल ज़रूर है, क्या ऐसा तो नहीं कि वहाँ खाना जंगी करा के गैर मुल्की ताकतें मज़ीद अपना टाइम वहाँ एक्सटेंड करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि तालिबान हुकूमत ना बनाए? ये सब सवालात अब उठने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि एक अभी ना सिर्फ धमाके हुए 2 खुदकश और इसमें फायरिंग भी हुई, 13 के करीब लोगों की हलाकत का खतरा और ख़दशा है कि इससे ज़्यादा हलाकतें हो सकती हैं। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि अमेरिका ने एक रोज़ कबल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि हमें खदशात हैं काबुल एयरपोर्ट पर दैश या कोई और दहशतगर्दी कार्रवाई कर सकती है। अगर अमेरिका में बैठे ये खबर आ गई थी दहशतगर्दी है और दैश कर सकती है, और दैश में बाद इंटरनेशनल मीडिया दैश कहते हैं कि अमेरिका के पसे पर्दा पेंटागन उसको चला रहा है और उनकी भाग दौड़ वो उनके इशारों पे कार्रवाई करते हैं। अगर अमेरिका को पता चल गया था एयरपोर्ट के करीब और उनके सेक्रेटरी स्टेट ये दावा कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन है, तो अमेरिकन ने उन खुदकश हमला आवरों को के पास जो बारूद था उसे डिफ्यूज़ क्यों नहीं किया, क्यों हमला होने दिया? और हैरत वाली बात है कि इसमें अमेरिकन फ़ौज की कोई नुकसान नहीं हुआ, अफ़गान शहरियों का नुकसान हुआ है। तालिबान ने इसको मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया और कहा गया है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें अफ़गानिस्तान में खाना जंगी चाह रही हैं और बाज़ कबायली सरदारों को फंडिंग भी कर रही हैं और उकसा रही हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, क्योंकि अमेरिका परेशान था कि इतना अरसा हो गया है एक गोली चलाए बगैर तालिबान पुरअमन तरीके से अफ़गान हुकूमत कैसे चला रहे हैं। अभी उन्होंने हुकूमत भी नहीं बनाई। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह और दीगर कायदीन का कहना है कि ये बम धमाका नेटो हुकूमत और अमेरिका हुकूमत अपनी फ़ौज के लिए टाइम एक्सटेंड कराने के लिए किया है, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं और किसी किस्म की किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट की और इर्द गिर्द की सिक्योरिटी अमेरिकन हुकूमत के पास थी। नाज़रीन, अभी काबुल एयरपोर्ट पर एक ऐसा ज़ोरदार धमाका हुआ और अभी तक इसकी
बारे में इतलात है कि ये खुदकश है, हवाई फायरिंग भी हुई और अमेरिका को एक दिन पहले भी पता था। तालिबान अब तक एक गोली भी नहीं चला रहे किसी भी जगह। क्या 31 अगस्त से 4 रोज कबल पहले 2 धमाके होना और जहां अमेरिका का कंट्रोल अमेरिकन फौज का हो, बरतानवी फौज का हो, वहां दहशत गर्दों का दैश जिसका बाज़ ममालिक कहते हैं अमेरिका के इशारों पर चलती है, वो एक सवाल होता है कि इन्हें रोका क्यों नहीं गया। क्या अफ़गानिस्तान में कुछ ताकतें जो चाहती थी खाना ना जंगी होने की वजह से परेशान है? क्या भारत और अमेरिका 20 साल अपनी पसपाई का बदला अफ़गानिस्तान में खाना जंगी करवा के देना चाह रहा है? दूसरी तरफ पंजशेर में मसूद शाह को भी उकसाया जा रहा है और उनके तालिबान से बार बार मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका तालिबान का कहना है हमने तो अमेरिकन फ़ौज के इनखला पर एक पत्थर भी नहीं चलाया, तो हम एयरपोर्ट के करीब कैसे चलाएंगे? इसकी तहकीकात करेंगे जैसे ही हमारी हुकूमत बनती है और पूरी दुनिया के मुताबिक दुनिया के सामने इसके हक़ाइक़ लाएंगे। अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाका में दैश को लाने वाला अमेरिका है, ये तालिबान का दावा है। उन्होंने कहा कि दैश की पुष्टपनाही उन्हें भारतीय लोगों ने अपने ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग दी, बारूद चलाना सिखाया, गोली चलाना सिखाया, उन्हें लेटेस्ट असला मुहैया किया, जो अब खदशा है कि अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अमेरिका और भारतीय असले को इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस के सफ़ीर ने मज़ीद कहा है कि हो सकता है एयरपोर्ट की तरफ अब मज़ीद मत जाए, जबकि तालिबान ने वाज़ेह तौर पर पूरे अफ़गानिस्तान में और काबुल में कहा कि एयरपोर्ट के करीब मत जाए वहाँ, क्योंकि अमेरिकन फ़ौज का कब्ज़ा है, वहाँ मज़ीद नुकसान हो सकते हैं। जबकि एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बंद कर दिया गया और गैर मुल्की परवाज़ों को रोक दिया गया कि कोई ना अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करेगा ना जाएगा जब तक कि वहाँ इंतज़ाम ठीक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनकी 3 साला कारकर्दगी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक मिसाली है। उन्होंने कहा कि पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहाँ अमीर और ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक होता था। उन्होंने कहा कि हमने कानून सब के लिए एक बराबर कर दिया, महंगाई ख़त्म कर दी, और उन्होंने मिसाल दी कि कारें बेपनाह महंगी ब्लैक में 30-30 लाख पे बिक रही है। उन्होंने कहा कि हमने इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद की। मैंने NRO नहीं दिए। इस मौके पर उन्होंने पंजाब और अपनी हुकूमत की बेपनाह तारीफ़ की। उन्होंने ये भी कहा कि गर्दी खर्चों में इजाफा हुआ, रेमेडिस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जबकि राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तारीख़ का महंगा तरीन बजट है, जिसमें कुव्वत ख़रीद से 100 गुना ज़्यादा महंगाई में इजाफा हुआ है, 500% अद्वियात की कीमत में इजाफा हुआ, गंदम की कीमत में इजाफा, और उन्होंने इसको एक धोखा दिया। जबकि फ़रूख हबीब ने कहा है कि अपोजिशन इस वक्त बुखला गई है, क्योंकि उसको अगर नज़र आ रहा है अगले 5 साल भी इमरान खां के है, PTI की हुकूमत में है, क्योंकि उन्होंने 3 साल करप्ट माफिया के ऊपर हाथ डाला, ताकतवर से ताकतवर लोगों को कानून की गिरफ्त में लाए, उनको सज़ाएँ दिलाई, और कुछ लोग मुल्क से भाग गए हैं। और वो सिर्फ इमरान खां की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खां एहतसाब का अमल बंद कर दे। जबकि मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल सिंध के मिफ्ता इस्माइल के रिज़ाइन के बाद मज़ीद उधर से इस्तीफ़े आने की सिंध से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तवक्को, जिस पर शहबाज शरीफ कल कराची जाएंगे और अपने लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आज तवील तकरीर में अपने तमाम ऐसे कहा कि उन्होंने 3 साल मुश्किल तरीन वक़्त गुजार लिया और आने वाले वक़्त अब तरक्की खुशहाली का वक़्त है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें मुल्क को मकरूज़ करके चले गई थी। पहले 3 साल हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और अब तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया। हमें बहुत सारी आजमाइशें आईं, बैरूनी दबाव भी आया, लेकिन हमने रूल ऑफ लॉ किया। जबकि अपोजिशन ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में तारीख़ की बदतरीन बैड गवर्नर्स है, करप्ट और बद किरदार अफसरों को तैनात किया। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने शफाफ हुकूमत के लिए, इंसाफ की फरमानवी के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए हैं, लेकिन उन्होंने बैरूनी और
अंदरूनी दबाव में किसी को एनआरओ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीडीएम जब चाहे इस्तीफे दे दे, जब चाहे रिज़ाइन दे दे, हम उनके ख़िलाफ़ उन्हें कोई एनआरओ नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि आइंदा 2 साल आप गरीब की बेहतरी के लिए ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसके समरात आम आदमी की तलीम, सेहत और रोज़गार में हो। ताहम उन्होंने कहा कि गवर्नर्स को बेहतर करने के लिए मज़ीद इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि उनका दौर पाकिस्तान बनने के बाद मिसाली था, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में बैड गवर्नर्स और करप्शन की वजह से मुल्क दिवालिया होने से बचाया है। अगर पीटीआई की हुकूमत ना आती तो आज पाकिस्तान दिवालिया होकर कंगाल हो गया होता और बैरूनी मुल्क आ जाते। जबकि नादरीन, कहा जा रहा है कि ये 2 सालों में मज़ीद IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत को वज़ीर आज़म ने वज़ीर फ़िनांस को कहा इन्हें कबूल ना करें और अब कोई भी महंगाई ऐसी ना करें जिसके असरात आम शहरियों तक पड़े। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा टैक्स सिर्फ अमीर तबके पर लगाए जाएंगे और रोज़मर्रा की अशिया और किसान और मज़दूर को खुशहाल करने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। ना सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। लगता है कि आने वाले दिनों में गैर मुल्की ताकतें भारत या अमेरिका पेंटागन से मिलकर दैश के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं और वहाँ खाना जंगी कराना चाहते हैं। जबकि तालिबान ने कहा कि हम किसी भी सूरत, जब तक दोहा मुआहदा मौजूद है, 31 अगस्त तक गोली तो क्या एक पत्थर भी नहीं चलाएंगे। ये 2 धमाके जो एयरपोर्ट अमेरिका फ़ौज की मौजूदगी में हुए, सवाल उठाते हैं ये धमाके किसने करवाए। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर मैं माफ़ी चाहता हूँ जिसका इब्तिदा में छोड़ गया था। जस्टिस फ़ाइद ईसा के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। जस्टिस फ़ाइद ईसा ने एक नोटिस लिया और ख़ुद ही बेंच बना दिया जिस पर फुल बेंच बैठा और जस्टिस फ़ाइद ईसा के नोटिस को और बेंच बनाने को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा किसी के जज के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि कोई वो बेंच बनाए। नाज़रीन, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पता ना हो कि वो बेंच नहीं बना सकता और बेंच बना के बाजिद रहे, वहाँ दीगर अदारों का क्या हाल होगा। ऑनरेबल, काबिल एहतराम, इज़्ज़त माब कायद फ़ाइद ईसा को सोचना चाहिए था कि जो चीज़ उनके इख्तियार में नहीं उन्होंने कैसे बना दी। जैसे कहते हैं ना कि ये सो मोटो का इख्तियार और बेंच बनाने का इख्तियार तमाम सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इसी तरह MNA तो सब होते हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है वो MNA इस्तेमाल नहीं कर सकता। MNA के पास अपने एक हल्के का इख्तियार है, वही MNA मिल के जब एक वज़ीर आज़म बना देते हैं तो उसके पास मुल्क के तमाम आइनी और कानूनी इख्तियारात आ जाते हैं। इसी तरह एक जज अपने इख्तियारात में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो बेंच नहीं बना सकता। आज खुद नोटिस की अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, जबकि फ़ाइद ईसा की जानिब से सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती का लिया गया नोटिस भी वापस ले लिया गया है। उन्होंने इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की। जज के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस मौके पर कायम मकाम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फ़ैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि तफसीली फ़ैसला बाद में जारी करूँगा। उन्होंने कहा अज खुद नोटिस का इस्तेमाल चीफ जस्टिस के ज़रिए होता है और कोई भी बेंच अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। अगर कोई खाली जज खुद बेंच सो मोटो लेता है जज साहब या बेंच बनाता है, वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। यही बात एजाज एहसन साहब ने और अली जफ़र साहब ने फरमाई थी, आइनी माहिरीन ने। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर कोई दो राय नहीं है। सहाफ़ियों की दरख्वास्त बरकरार है, इस पर कार्रवाई भी होगी। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि जस्टिस एजाज ने कहा सहाफ़ियों के खिलाफ कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हकूक़ के नफाज अदलिया की बेसिक जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हमें यकीन है कि एजाजुल हसन और उमर अता बंदयाल ने जो कहा है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कानून की पासदारी के लिए अमल करेंगे। लेकिन उमर अता बंदयाल उस बेंच में मौजूद थे जिसमें सलमान दानिश मीडिया लॉजिक की रेटिंग को जाली करार दे दिया गया था। हमें उम्मीद है कि वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मीडिया लॉजिक के ख़िलाफ़ किया था कि पैमरा 5 कंपनियां बनाए और उनकी मुश्तरका रेटिंग के बाद जारी किया जाए। मोहतरम जज साहब, रेटिंग की जालसाजी अगर होती है उसकी शफाफियत में भी फाइनल राउंड कोई हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि रेटिंग को शफाफ बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट का बेंच इससे पहले मंसूख कर चुका है। हमें यकीन है कि अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाली ज़्यादती अगर रेटिंग में जालसाजी होती है तो इस जालसाजी करने वाले को भी
इबरत का निशान बनाएंगे। और इसके लिए साकब निसार और अता बंदयाल साहब का एक हुक्म मौजूद है, हम मुंतज़र रहेंगे कि मीडिया लॉजिक के ख़िलाफ़ भी आइन और कानून के मुताबिक तहकीकात कराई जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाए। अपने इर्द गिर्द वालों की खुशियों का ख्याल रखें। जालसाज, धोखेबाज, झूठे, फराडिए, मकार और करप्ट लोगों से होशियार रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।